हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 जनवरी के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये कोड यूज़ करिए जीजीसीए। 17 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, 15 जनवरी तक ये कोड आपको यूज़ कर सकते हैं। जीजीसीए 3,000 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू शुरू करी है? असम सरकार ने शुरू करी है। आप देख सकते हैं ये जो बाइक हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई उनसे पोल्यूशन नहीं होता। तो असम सरकार ने एक कंपनी के साथ टाई अप करा है, प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है बाइकोजी इकोटेक। बाइकोजी इकोटेक, तो बाइकोजी इकोटेक स्टार्टअप है असम का, और इसके साथ मिलकर असम सरकार ने जो है ये बायू ऐप लॉन्च करी है। 5,000 लोगों को, ड्राइवर को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। 5,000 टारगेट है असम सरकार का कि 5,000 ड्राइवर को रिक्रूट करना है और वो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाएंगे। इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर? वैसे इस ऐप को, बायू ऐप को सपोर्ट कर रहा है नीति आयोग का शून्य कैंपेन। अब ये शून्य कैंपेन क्या है? शून्य कैंपेन नीति आयोग ने शुरू करा था आरएमआई फाउंडेशन के साथ मिलकर, राइट? आरएमआई फाउंडेशन के साथ मिलकर कब शुरू करा था? सितंबर 2021 में। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए और पोल्यूशन को कम करने के लिए, एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। शून्य कैंपेन बेसिकली लोगों को जागरूक करने के लिए था कि एयर क्वालिटी को हमें इंप्रूव करना चाहिए। तो इसमें हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे लोगों को। तो शून्य कैंपेन सपोर्ट कर रहा है बायू ऐप को। और अभी आपको ये भी बता दूं कि जो असम की सरकार है उन्होंने एक अभियान चलाया है जिससे असम में जो शहर हैं उनमें अर्बन डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो सके, शहरी विकास बहुत तेज़ी से हो सके। तो 10 शहरों में चलाया है। इसका नाम है 10 सिटीज़ डेवलपमेंट प्लान। वहाँ की भाषा में बोलें तो 2 शहर 1 रुपया, 2 शहर 1 रुपया, 10 सिटीज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम। और असम में एक फेमस आईआईटी है, आईआईटी गुवाहाटी। तो आईआईटी गुवाहाटी ने नदियों में जो पानी है उसको स्टडी करने के लिए एक मॉडल बनाया है जिसका नाम रखा है ब्रह्मा 2D। और असम भारत का बेस्ट हिमालयी या पूर्वोत्तर राज्य है मछली पालन में, और असम का जिला कमरूप बेस्ट जिला है पूरे इंडिया में, हिमालयी या नॉर्थ ईस्ट उनमें मछली पालन में। कयाक कफू गहरा समुद्री बंदरगाह किस देश में एक प्रस्तावित बुनियादी ढांचा परियोजना है? बहुत ही शानदार सवाल है, थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। ये मैप देखिए, ये है चाइना, ठीक है, ये जो है पश्चिमी चाइना है, यूनान जो प्रोविंस है। तो यूनान प्रोविंस में एक शहर है कनमिंग। चाइना में एक जगह है कनमिंग, राइट? KUNMING, कनमिंग। यूनान जो प्रोविंस है वहाँ पे कनमिंग शहर है। तो कनमिंग शहर को जो है बंगाल की खाड़ी तक आना हो तो कैसे आएगा? तो पूरा म्यांमार क्रॉस करेगा और फिर यहाँ पे एक बंदरगाह बना रहा है चाइना जिसका नाम है कयाकफू। इसमें 70% हिस्सा होगा चाइना का और 30% हिस्सा होगा म्यांमार का। तो ये म्यांमार का जो राखीन राज्य है वहाँ पे बन रहा है और बंगाल की खाड़ी में खुलेगा। तो आंसर है म्यांमार। ये भारत के लिए बहुत ही डेंजरस न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि एक तो जो राखीन राज्य है वहीं पे सितवे बंदरगाह भी है जो भारत का इंटरेस्ट है, कलादान प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो सितवे। हम वहाँ पे जहाज वगैरह भी भेज रहे हैं। अभी हमने जो म्यांमार है, भारत ने वहाँ पे एक जहाज भी भेजा कोलकाता बंदरगाह से। पहली बार भारत ने एक जहाज म्यांमार में भेजा था। जहाज का क्या नाम था? MVV ITT लायन। MVV ITT लायन। ये कोलकाता बंदरगाह, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बोलते हैं, वहाँ से हमने सितवे बंदरगाह पे पहला कार्गो वेसल भेजा था। तो सितवे बंदरगाह के बहुत पास हो जाएगा क्याकफू, और क्याकफू चाइना का होगा। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ नहीं है डेफिनेटली। म्यांमार को चाइना कंट्रोल पूरी तरह से कर रहा है। तो ये जो कयाकफू से लेके और चाइना के यूनान प्रोविंस तक, कनमिंग शहर तक जो ये सड़क जाएगी, इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है। मतलब कहीं पे सड़क है, कहीं पे ट्रेन है, कहीं पे वो। तो ये इसको बोलते हैं चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर था, वैसे ही चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर 1700 किलोमीटर लंबा है ये। तो चाइना को बंगाल की खाड़ी में एक और रूट मिल गया, एक और रास्ता मिल गया। चाइना को फिर मलक्का स्ट्रेट पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे चाइना के जो जहाज हैं वो फंस जाते हैं। भारत उनको चोक कर सकता है अंडमान निकोबार के द्वारा। तो चाइना उसको बाईपास कर जाएगा और एक सड़क वाला रास्ता उसे सीधा बंगाल की खाड़ी तक मिल जाएगा। ठीक है। और एक और आपको बात बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा। ये हमारा दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में ये जो राज्य है ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यहाँ एक जिला है जिसे बोलते हैं अनाकापल्ले। अनाकापल्ले जिले में एक गांव है जिसको बोलते हैं रामबिल्ली। रामबिल्ली में भारत एक
आईएनएस वर्षा बना रहा है। आईएनएस वर्षा हमारा नेवल बेस होगा, अभी बन के तैयार नहीं हुआ है और काफ़ी सीक्रेट प्रोजेक्ट है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं चल पाया है आईएनएस वर्षा के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 50 किलोमीटर दूर हम आईएनएस वर्षा एक हमारी नौसेना का आधार बना रहे हैं और यहाँ पे हम अंडरग्राउंड हो गई है। यहाँ पे हम समुद्र के नीचे सबमरीन वगैरह रखेंगे, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जैसे आईएनएस अरिहंत वगैरह पनडुब्बियां रखेंगे। तो इसके लिए भी खतरा हो सकता है क्योंकि चाइना, ये जो जगह है ये म्यांमार यहाँ कहीं पे है, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आईएनएस वर्षा जो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन नेवल बेस है उसके लिए भी खतरा हो सकता है। इवन अब्दुल कलाम आइलैंड जहाँ से इतने सारे मिसाइल वगैरह हम टेस्ट करते हैं वहाँ भी खतरा हो सकता है। अब्दुल कलाम आइलैंड भी ओडिशा में है, तो वो भी बहुत ज़्यादा दूर यहाँ से नहीं है। अब्दुल कलाम आइलैंड भद्रक जिला ओडिशा वहाँ पे है, जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोलते थे। तो ये जो कयाकफू पोर्ट बन रहा है म्यांमार में, ये डेफिनेटली भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। क्लियर। और अभी वैसे यूएनओडीसी की रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जिसका हेडक्वार्टर वियना में है। इन्होंने कहा है कि ओपियम जो होता है, ओपियम के उत्पादन में पूरी दुनिया में नंबर बन रहा 2023 में म्यांमार। किस देश ने 2024 का यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? 2024 का यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट ये जर्मनी ने जीता है और जर्मनी ने पोलैंड को फाइनल में हराया। जर्मनी ने पोलैंड को फाइनल में हराया। यह टूर्नामेंट दो जगह पे हुआ था, एक पर्थ और एक सिडनी। पर्थ और सिडनी। पर्थ न्यूज में क्यों आया था अभी वैसे? पर्थ में क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑस्ट्र हिंद अभ्यास हुआ, और सिडनी न्यूज में इसलिए आया था क्योंकि ऑज इंडेक्स अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में और मालाबार अभ्यास सिडनी में हुआ। मालाबार क्वेड देशों के बीच में होता है, तो वो सिडनी में हुआ। बाकी ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी है डिएकिन यूनिवर्सिटी, ये पहली यूनिवर्सिटी है विदेशी जो भारत में अपना कैंपस खोल रही है। इन्होंने गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस खोला है। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। उन्होंने 2023 के लिए वर्ल्ड चैंपियन का अवार्ड किसे दिया है? तो पुरुषों में रहे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, और महिलाओं में रही अरियाना साबालेंका जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। बाकी एक ऑर्गेनाइजेशन और है, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इन्होंने प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है ईगा स्विएटेक को, प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए, और ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस संगठन ने $5 अरब की दोहरी किश्त 3 और 10 वर्षीय वैश्विक बेंचमार्क बॉन्ड बेचे? बॉन्ड क्या होते हैं? बॉन्ड आप इशू करो, लोग उसमें निवेश करेंगे और आपको ब्याज देना पड़ेगा फिक्स। तो कितना ब्याज देगा एशियाई विकास बैंक? तो आंसर है एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक 4.125% का ब्याज आपको देगा हर साल। आप इसमें निवेश करो। तो 12 तारीख इनकी पहली डेट थी, मतलब 12 जनवरी 2024। तो जो 3 साल वाले बॉन्ड हैं वो 12 जनवरी 2027 को मैच्योर हो जाएंगे, और जो 10 साल वाले हैं वो 12 जनवरी 2034 को मैच्योर हो जाएंगे। इसमें आपको फिक्स ब्याज मिलेगा 4.125% एनुअल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में मेगा फूड शो इंडस फूड 2024 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये फूड शो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। कौन करवा रहा है इसे करवा रहा है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया यानी टीपीसीआई, जो कि हमारे वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो ट्रेड प्रमोशन के लिए काम करने वाला भारत का मुख्य संगठन है ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा ये आयोजित करवाया जा रहा है। फूड से याद आया, जो FSSAI है, एक हमारा स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट है। स्ट्रीट फूड प्रोजेक्ट को 2 मंत्रालय मिलकर चला रहे हैं। एक तो FSSAI जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर। इन्होंने पहली फूड स्ट्रीट डेवलप करी है जिसका नाम है प्रसादम, उज्जैन में, महाकालेश्वर मंदिर जो है वहीं कॉम्प्लेक्स में। यहाँ पे आपको टेस्टी बल्कि हाइजीनिक और काफ़ी सेफ फूड मिलेगा, स्ट्रीट फूड मिलेगा। प्रसादम के नाम से लॉन्च की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने ये कहा है, एक कॉन्क्लेव हुआ, राष्ट्रीय बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, नेशनल मेगा कॉन्क्लेव, कि जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति, जो किसान लोन लेते हैं, तो सबसे लास्ट में सबसे छोटा जो इकाई होता है उसका वो होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ से वो लोन लेते हैं। तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो हैं यहीं पे जनौषधि केंद्र खोल दो। कितनी में? 2000 में। तो ये टारगेट है हमारा कि 2000 जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं वहाँ पे हमें जो है जनौषधि केंद्र खोलने हैं। और भारत में हमने 10,500 जनौषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा था। वैसे ये कॉन्क्लेव दिल्ली में हुआ, तो इस क्वेश्चन का आंसर है नई दिल्ली। ये कॉन्क्लेव किसने कराया? ये कराया हमारे सहकारी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, NCDC के साथ मिलकर। NCDC बोलते हैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सहकारी मंत्रालय ने मिलकर इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसका ध्येय वाक्य था सहकार से समृद्धि। तो हमें कितने जन औषधि केंद्र भारत में खोलने थे? 10,500। अब हमने टारगेट बढ़ा के कर दिया है 25,000 और 2,000 जन औषधि केंद्र हमें जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है वहां पे खोलने हैं। जन औषधि केंद्र को कौन खोलता है? हमारा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। अभी अभी हमने 10,000वां जन औषधि केंद्र कहां खोला है? एम्स देवघर में। एम्स देवघर झारखंड, देवघर बाबा बैद्यनाथ नगरी। और देवघर जो है वहां का एयरपोर्ट भी न्यूज में था, क्योंकि सिर्फ 3200 मीटर की दृश्यता में इन्होंने विमान उतार दिया, यानी कम रोशनी में विमान उतार दिया। और एक एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी न्यूज में था, क्योंकि वहां पे सनफ्लावर कैंपेन चल रहा है। अगर कोई हिडन डिसेबिलिटी है, दिव्यांगता है जो गुप्त है, तो उसको पहचानने के लिए ये चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ मंदिर अभियान चलाया है। कब से कब तक? 14 जनवरी से 22 जनवरी। क्यों? क्योंकि 14 जनवरी को क्या होता है? 14 जनवरी को जो है मकर संक्रांति मनाएंगे हम, अलग अलग नाम से। गुजरात में उत्तरायण वगैरह अलग अलग नाम से मकर संक्रांति। और 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है, कॉन्सेक्रेशन, अयोध्या में। तो 14 जनवरी से 22 जनवरी तक प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि आप युवा अपने घर के पास जो मंदिर है उनकी सफाई करें, उनको नया जैसा बनाएं। इसका नाम है स्वच्छ मंदिर अभियान। तो मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। 14 से 22 तारीख तक ये चलेगा। क्लियर? चलिए, हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किस गायिका ने? इन्होंने 9 घंटे में दुबई में एक कॉन्सर्ट में 140 भाषाओं में 9 घंटे लगातार गाना गाया और 140 भाषाओं में गाना गाया। तो इनका नाम है सुचेता सतीश। कहाँ से हैं ये केरला से हैं। कौन सी कंपनी ने AI ओडिसी नाम का कार्यक्रम भारत में शुरू करा है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू करा है AI ओडिसी, 1 महीने चलेगा। तो क्या है ये प्रोग्राम? बेसिकली AI ओडिसी प्रोग्राम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1 लाख जो डेवलपर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। क्या करेगा माइक्रोसॉफ्ट? फिर से, भारत में 1 लाख जो डेवलपर्स हैं, इंजीनियर हैं जो डेवलपर्स हैं, 1 लाख इनका टारगेट है। 1 महीने के अंदर उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग देगा। क्लियर? ये है प्रोग्राम। वैसे ये जो टर्म है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने दी थी? ये शब्द पहली बार दिया था जॉन मैकार्थी ने। एक वैज्ञानिक थे जॉन मैकार्थी, उन्होंने ये जो टर्म है कॉइन की थी। तो इस तरह के आते हैं क्वेश्चन कई बार। वैसे माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना एक स्मॉल लैंग्वेज मॉडल बनाया है। उसका नाम क्या रखा है? उसका नाम रखा है P2। P2, PHI, P2। ये माइक्रोसॉफ्ट का नया स्मॉल लैंग्वेज मॉडल है। लैंग्वेज वाले भी मॉडल 2 तरह के होते हैं, लार्ज और स्मॉल। तो जो छोटे हैं उनकी बात हो रही है। छोटे वाले जो हैं उसमें P2 है माइक्रोसॉफ्ट का। इज दैट क्लियर? और कुछ बड़े लैंग्वेज मॉडल भी लॉन्च हुए हैं, जैसे सैमसंग कंपनी ने अपना करा है जिसका नाम है गॉस। इसका नाम महान गणितज्ञ कार्ल फ्रिडरिच गॉस के नाम पे रखा है। गूगल ने लॉन्च करा है जिसका नाम रखा है जेमिनी। इससे पहले गूगल ने बार्ड लॉन्च करा था। और अमेजॉन ने लॉन्च कराया अभी अभी अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसका नाम रखा है ओलंपस। इसका नाम रखा है ओलंपस। तो ये इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके वो चल रही है, एक कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन सबके लिए अच्छा होता है डेफिनेटली, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस परियोजना के लिए भारत में पहली बार 31 मीटर लंबा सिंगल स्पैन यू गर्डर सफलतापूर्वक डाला गया? तो ये जो गर्डर होता है, जो मेट्रो के खंभे होते हैं उनके ऊपर जो ब्रिज लाइक चीज़ बनती है जिसपे मेट्रो बिछाई जाती है, ये हम 28 मीटर का यूज़ करते हैं भारत में। पहली बार अब 31 मीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये है बेंगलोर उप शहरी रेलवे परियोजना के लिए। ये परियोजना क्या है? इसको बोलते हैं बेंगलोर सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट। टोटल इसकी लंबाई होगी 149 किलोमीटर। तो ये एलिवेटेड मेट्रो है, यानी काफ़ी ऊंचाई पे मेट्रो है ये, पिलर्स वगैरह के ऊपर। इसमें 15,767 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और ये 31 मार्च 2027 तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। तो इसमें बेंगलोर में 4 तरह की लाइन बनेगी, आप देख सकते हैं, रेड लाइन, ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और जो ये वाली लाइन है तो ऑरेंज लाइन। तो बेंगलोर को कनेक्टिविटी मिलेगी बेंगलोर सब अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट से। और बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट और आ रहा है। बेंगलोर में एक भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क आएगा। बेंगलोर में भारत का सबसे लंबा, अभी चेन्नई में है सबसे लंबा 235 किलोमीटर, लेकिन जो बेंगलोर में सर्कुलर रेलवे बनेगा वो 287 किलोमीटर का होगा, जो चेन्नई को भी पीछे छोड़ देगा। और जो T2 टर्मिनल है केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा का बेंगलोर में, उसको यूनेस्को ने अवार्ड दिया है अभी अभी, प्री वर्से आर्किटेक्चर अवार्ड दिया है। प्री वर्से आर्किटेक्चर अवार्ड दिया है। शेख हसीना बांग्लादेश की, यही पूछा है कौन से देश की प्रधानमंत्री बन गई हैं? ये शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और अभी चौथी बार जो है ये री इलेक्ट हुई हैं।
ठीक है, लगातार चौथी बार और वैसे टोटल 5वीं बार। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। शानदार विक्ट्री इन्हें मिली। खैर 40% सिर्फ मतदान हुआ था। इस समय बांग्लादेश के जो लोग हैं वो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते हैं डेमोक्रेसी में वहाँ पे, तो सिर्फ 40% मतदान सोचिए। भारत में कहाँ 80-80% होता है, वहाँ पे सिर्फ 40% मतदान हुआ था। और जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है वो कौन सी है वहाँ पे? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेशी राष्ट्रवादी पार्टी, ये ऑपोजिशन पार्टी है। तो इन्होंने बाइकआउट कर दिया था कि ये चुनाव वैसे ही है, हेरा फेरी हुई, वही सब जो हर जगह होता है वही सब। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों? जिससे हम जो प्रवासी भारतीय हैं, एनआरआई वगैरह हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसको सराह सकें, उसको एक्नॉलेज कर सकें। रेमिटेंस भारत में सबसे ज़्यादा आता है। वर्ल्ड बैंक की माने तो 125 अरब डॉलर का रेमिटेंस भारत में आएगा 2023 में। दूसरे नंबर पे मैक्सिको, तीसरे नंबर पे चाइना, चौथे नंबर पे फिलीपींस, पांचवें पे इजिप्ट। और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट के आए थे और उनके आने से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नया बल मिला था। तो विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। 2003 में पहली बार मनाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, तब से हर साल मनाया गया 2015 तक, लेकिन फिर प्रधानमंत्री मोदी ने डिसाइड करा हर 2 साल में एक बार मनाया जाएगा। तो अब ये 2 साल में एक बार मनाया जाता है। 2023 में मनाया गया था इंदौर में, अगर आपको याद हो, तो 2024 में नहीं मनाया जा रहा और 2025 में फिर से ऑफिशियल सेलिब्रेशन होगा। तो इस साल सेलिब्रेशन नहीं होगा क्योंकि 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इज दैट क्लियर? हालांकि ऑफिशियल सेलिब्रेशन इसका नहीं होगा इस बार, क्योंकि 2 साल में, सरकार इसे 2 साल में एक बार मनाती है, बाकी हर साल होता ही है प्रवासी भारतीय दिवस, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, विदेश मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। हाल ही में जारी अवतार ग्रुप की टॉप सिटीज फॉर वुमेन, यानी महिलाओं के लिए भारत में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो 2 रैंकिंग निकाली गई। एक मिलियन प्लस सिटी, यानी जिनकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है, और एक जिनकी 10 लाख से कम है। 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली में चेन्नई नंबर 1 रहा, महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर है चेन्नई। ठीक है, सबसे अच्छा शहर है चेन्नई। चेन्नई के बाद दूसरे नंबर पर बेंगलोर, तीसरे नंबर पर पुणे। और छोटे शहरों की बात करें जिनकी आबादी 10 लाख से कम है, तो उसमें तिरुचिरापल्ली, जिसे त्रिची बोलते हैं, वो नंबर 1 रहा, वेल्लोर नंबर 2 और कोची नंबर 3 पे रहा। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने राष्ट्रीय कला उत्सव का उद्घाटन किया। कहाँ पे हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो आंसर है नई दिल्ली। क्या होता है ये? इसको करवाता है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि हमारे शिक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है, एनसीईआरटी के साथ मिलकर। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी एनसीईआरटी के साथ मिलकर इसको करवाता है, जिससे बच्चों में कला के प्रति बच्चों में एक वो भरा जा सके, जोश भरा जा सके। इसमें आर्ट, म्यूजिक, डांस वगैरह सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अवार्ड भी मिलते हैं। फर्स्ट प्राइज 25,000, दूसरा 20,000, तीसरा 15,000। 700 स्टूडेंट आएंगे इस बार 36 राज्य और यूनियन टेरिटरी से मिला के टोटल, और इसमें भाग लेंगे। मतलब भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी के बच्चे आएंगे और इसमें भाग लेंगे। यंग टैलेंट की पहचान होगी। तो राष्ट्रीय बाल भवन और गांधी स्मृति और दर्शन समिति नई दिल्ली, वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो इसका 9वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा अभी 2024 में? तो ये जो है फरीदाबाद, हरियाणा में होगा। तो आंसर है फरीदाबाद। 2023 वाला है लेकिन हो रहा है 2024 में। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है। फरीदाबाद में कहाँ हो रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का THSTI इंस्टीट्यूट है, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, फरीदाबाद, वहां पे हो रहा है। ठीक है, इस बार इसका थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। तो इसका आयोजन करता कौन है? इसका आयोजन करता है एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस यानी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, एक प्राइवेट संगठन है जिसका नाम है विज्ञान भारती। ये 3 मिलकर इसका आयोजन करते हैं। पहली बार ये 2015 में हुआ था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा की 11वें चरण का शुभारंभ करा। कहां पे? तो ये ओडिशा में करा। 10वां चरण आंध्र प्रदेश में कई जगह पे हुआ था, जैसे नेल्लोर, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, काकीनाडा, विजयनगरम वगैरह में हुआ था। और 11वां अब ओडिशा में हो रहा है। तो इसमें मछुआरों के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड में आप लोन ले सकते हो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सरकारी नीतियां, सरकारी योजनाएं जिससे उनको लाभ हो सकता है, उनके बारे में मछुआरों को सचेत करते हैं। तो स्टार्ट हुआ था मांडवी से पोरबंदर, पहला फेज हुआ था गुजरात में, तब से हम हर स्टेट कवर करते आ रहे हैं और अब ओडिशा तक पहुंच गए हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना है। और 1 से 6 जनवरी तक जो हुआ था वो 10वां फेज हुआ था, और अब आगे जो 7 से 9 जनवरी तक 11वां चरण होगा, ये वाला ओडिशा में होगा। इसको करवाता है हमारा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी मंत्रालय। ये जानकारी दी गई। भारतीय रेलवे ने कैलेंडर वर्ष 2023, कैलेंडर वर्ष होता है जनवरी से दिसंबर 2023, उसमें कितने रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण हासिल करा? तो 6,577 किलोमीटर।
6,577 रूट किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ जनवरी से दिसंबर 2023 में, राइट। और अगर मैं ब्रॉड गेज की बात करूं तो टोटल ब्रॉड गेज जो भारत में है उसका 93.83% विद्युतीकरण हो चुका है। हमारा रेलवे का टारगेट है 2030 तक हमें नेट जीरो कार्बन एमिशन करना है हमारे रेलवे से, यानी रेलवे को हमें ग्रीन रेलवे बनाना है। और भारत के 14 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पे 100% जो विद्युतीकरण है रेलवे का हो चुका है। ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया ये किसने बनाया है? ये भारत और डेनमार्क ने मिलकर बनाया है। अभी डेनमार्क ने पार्टिसिपेट करा था तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में जो इन्वेस्टर समिट हुआ था, तो डेनमार्क ने अनाउंस करा है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, यानी डेनमार्क और इंडिया भारत में काम करेंगे मिलके कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए और सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए। तो भारत और डेनमार्क मिलके काम करेंगे। और भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑलरेडी साइन की हुई है। ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भारत और डेनमार्क ने ऑलरेडी साइन की हुई है। तो ये था हमारा वीडियो 10 जनवरी का। मिलते हैं 11 जनवरी के वीडियो में। आपको याद दिला दूं, आरबीआई ग्रेड बी का बैच जीजेसीए कोड यूज करिए, 3000 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 15 जनवरी तक। और बैच स्टार्ट होगा हमारा 17 जनवरी, दोपहर में 2 से 4 बजे तक क्लास होगी।